अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आज एमडी कैट बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे और आज जो डिस्कस करेंगे हम लोग वो टॉपिक मैंने आपको कल ही एडवांस में बता दिया था कि आज हम पूरा एंजाइम का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 जो फर्स्ट ईयर में था, वो सारा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स ने ये चैप्टर रीड किया होगा, पढ़ा भी होगा। बल्कि एक काम करते हैं, आज जो है ना आप लोगों का टेस्ट पहले ही ले लेते हैं ताकि मुझे पता चले कि आप में से कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़कर आए हैं और कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़कर नहीं आए। चलिए जी, तो आज का लेक्चर होगा हमारा एमडी कैट बायोलॉजी का एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स का ताल्लुक जो है ना वो बायोमोलिक्यूल्स के साथ ही है, इसीलिए उस टॉपिक को यूएचएस वालों ने बायोमोलिक्यूल्स वाले टॉपिक के अंदर ही एडजस्ट किया हुआ है। तो थोड़ा सा आप लोगों से चलें जी, क्लास स्टार्ट हो गई है। चलें जी स्टूडेंट्स, अब जो है आप लोग पढ़ना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोगों ने एंजाइम्स को डिटेल से डिस्कस करना है, उसके बाद एंजाइम के स्ट्रक्चर को देखेंगे, एंजाइम्स की कंपोजिशन को देखेंगे और उसके बाद एंजाइम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी डिस्कस करेंगे और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एंजाइम्स के फैक्टर्स को जो एंजाइम के एक्शन के ऊपर असरअंदाज होते हैं और एंड पे हम लोग इनहिबिटर्स को भी देखेंगे, वो भी एक फैक्टर है जो एंजाइम के एक्शन के ऊपर असरअंदाज होता है। ठीक है, टेस्टों के हवाले से जो है बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट सुन लें। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आज वाला टेस्ट है। आज जो है आप लोगों का FLP होगा। मैंने आप लोगों को अनाउंस किया था कि हमारे FLP के अंदर बच्चों चैप्टर नंबर 1 आएगा जो कि दी सेल है। दी सेल के सारे जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक नंबर 1 से लेके लास्ट टॉपिक तक सारे टॉपिक्स में से MCQs बनेंगे और वो आपके FLP में आएंगे। और कल ही आप लोगों का बायो का टेस्ट नंबर 2 भी है। कल ही स्टूडेंट्स आप लोगों का बायो का टेस्ट नंबर 2 भी है। तो जो कल का टेस्ट होगा ना स्टूडेंट्स, उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 आएगा जो कि आज हमारा इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। आज हमारा यूनिट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है एंजाइम्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का जो यूनिट है। कल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का यूनिट का कंप्लीट टेस्ट होगा। सो आपने आज वाले टेस्ट के अंदर चैप्टर नंबर 1 तैयार करना है जो कि FLP में आएगा और कल वाले टेस्ट के अंदर आप लोगों ने स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 2 तैयार करना है जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में है। ओके, अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं नम्स की प्रिपरेशन के बारे में, जिसका हमारा जो है नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। सो आप लोगों को लिए कोई परेशानी नहीं है, आप लोग अपने इस सेशन में कंटिन्यू करें। हाँ, ये उनके लिए है जिन्होंने नम्स का टेस्ट भी देना है। नम्स जो है ना ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस इस्लामाबाद में है और इसमें तकरीबन 50 सीटें होती हैं। 50 स्टूडेंट्स को ये डॉक्टर बनाते हैं। सो बहुत थोड़ी सीट्स हैं। तो इनमें आप लोगों का अगर इंटरेस्ट है, इसका भी जो पैटर्न है वो इसी तरह ही होता है। 200 नंबर का तकरीबन टेस्ट होता है। वहाँ पे आपको फिर इस्लामाबाद वगैरह जाना पड़ता है, रावलपिंडी जाना पड़ता है। रावलपिंडी में उनका कॉलेज है। सो जिन बच्चों ने नम्स का टेस्ट देना है वो नम्स की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं देना, MD कैट ही देना, फिर आप लोगों को सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हाँ जी, ये क्या क्वेश्चन है? टेस्ट में सिर्फ UHS के टॉपिक हैं। मैं पढ़ाई UHS के टॉपिक रहा, मैंने अभी तक कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं पढ़ाया जो UHS में ना हो। सो UHS का ही आपने जो चैप्टर है वो तैयार करना है। चलें जी, तो मैं अब आपको बता रहा था नम्स की जिसने प्रिपरेशन करनी है वो कर ले, जिसने नहीं करनी है कोई बड़ा इसमें मसला नहीं है, जो है वो नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों में से कुछ बच्चे उस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उनके लिए मेरा ख्याल है 50% जो है ना वो फीस का डिस्काउंट है। लेकिन आप लोग MD कैट की तैयारी कर रहे हैं, स्मूथली करते रहें। AMC में एडमिशन के लिए नम्स लाजमी है। देखें, आर्मी मेडिकल कॉलेज में ना 2 तरह के स्टूडेंट जाते हैं। एक वो जिनको आर्मी या खुद लेकर जाती है, आर्मी का टेस्ट होता है,
उनका फिजिकल मेडिकल हर किस्म का टेस्ट होता है। एक वो होते हैं, उनको फिर आर्मी पे भी करती है, पैसे देती है बकायदा, फिर उनसे सर्विस भी लेती है। नंबर 2 ये वाले होते हैं नम्स वाले, ये पैसे देकर पढ़ते हैं उनसे, ये एनुअली 2,20,000 रुपया 1 साल की फीस देकर फिर नम्स के अंदर पढ़ते हैं। सो 2 तरह के बच्चे जो हैं वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। नम्स और एमडी कैट का कोर्स चेंज है जी, थोड़ा सा चेंज है। नम्स में जो एडिशनल टॉपिक्स शामिल हैं वो पढ़ाए जाएंगे आपको, और फीस जो है वो आपको आधी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको क्या ज़रूरत है नम्स में आने की, वो नए बच्चों के लिए आप लोगों का जो सेशन है वो कंप्लीट हो गया, ये आप लोगों की क्लास है, आप लोग अपनी क्लास के अंदर ही पढ़ते रहें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं जी एंजाइम्स का सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ये है, आज आपको मैंने एमसीक्यू ही करवाने हैं पूरी क्लास के अंदर। ओके, पहला एमसीक्यू, क्योंकि ये चैप्टर आसान सा था, बच्चों को सबसे आसान चैप्टर यही लगता है, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरा ख्याल है बच्चों को नहीं आती होंगी, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को जो है वो डिस्कस करवा दूंगा। एंजाइम्स बिलोंग टू डैश कैटेगरी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा? पहला इसका आंसर है लिपिड्स, दूसरा आंसर है फाइब्रस प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है इसका ग्लोबुलर प्रोटीन, और लास्ट इसका ऑप्शन है सेकेंडरी प्रोटीन। हाँ जी, पहला मैंने एमसीक्यू आपके सामने लिख दिया है समझाने के लिए आपको, आपने इसका आंसर सेलेक्ट करना है। मैं आप लोगों को सारी डिटेल बच्चों वाली नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान से एमसीक्यू सॉल्व करने आज मेरे लेक्चर में। तो क्या आंसर है बच्चों? सी ऑप्शन है, एंजाइम्स बिलोंग टू ग्लोबुलर प्रोटीन। अगर तो एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है तो ये बात समझ लें, एंजाइम्स भी अमाइनो एसिड से मिलकर बनेंगे, और अमाइनो एसिड से मिलके बनने के बाद ये चेन सीधी नहीं रखेंगे, इनकी चेन के साथ भी वही होगा जो मैंने उस दिन आपको करके दिखाया था। अगर ये इनकी चेन है तो ये इस तरह से गोल होकर ग्लोब्यूलर शेप में कन्वर्ट हुई होगी, बॉल बना लेगी। तो एंजाइम भी बॉल की तरह होते हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था बॉल की तरह होता है ग्लोबुलर, तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी बॉल की तरह होता है। सो ध्यान से, एंजाइम इस तरह के होंगे ग्लोबुलर बॉल की तरह, इसके अंदर सारे जो है ना वो अमाइनो एसिड्स हैं। एंजाइम के स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम देखें, स्ट्रक्चर के हवाले से, तो एंजाइम के अंदर बच्चों 2 पार्ट्स होते हैं। जब एंजाइम एक मुकम्मल ग्लोबुलर बॉल की शेप में आ जाता है, तो बॉल की शेप में आने के बाद ये देखें ये एंजाइम बन गया, इसके अंदर सारी जो है ना ये चेन है इस तरह, ये देखें ये सारी अमाइनो एसिड की लंबी सी चेन है जो कि बॉल की तरह फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ हो चुकी हुई है, ग्लोबुलर शेप में कन्वर्ट हो चुकी हुई है। अब इस एंजाइम के हिस्से 2 हैं, एक ये हिस्सा है, इसको हिस्सा नंबर 1 कहते हैं, ये एक्टिव साइट है। इसमें थोड़े थोड़े अमाइनो एसिड होंगे, यहाँ पे ना इसके सरफेस पे थोड़े थोड़े अमाइनो एसिड होंगे, और बाकी का ये हिस्सा है, ये वाला पोर्शन बल्क स्ट्रक्चर, यानी बड़ा स्ट्रक्चर। एक्टिव साइट छोटा सा होता है, इसके अंदर थोड़े से अमाइनो एसिड्स होते हैं, फ्यू अमाइनो एसिड्स होते हैं, और बल्क के अंदर बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि इसने पूरा एंजाइम का स्ट्रक्चर मेंटेन करना होता है। एक्टिव साइट सिर्फ जो है ये कैटालिसिस में इन्वॉल्व होती है। तो ये आप लोगों को मैंने एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना के दिखा दी, ये भी इसी तरह ही मुड़ा तोड़ा हुआ ग्लोबुलर शेप में होता है, इसमें कोई चीज जो है वो मुश्किल नहीं है। हाँ, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिन एंजाइम्स को काम करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है,
नॉन प्रोटीन पार्ट फिर इस एक्टिव साइट के साथ आके अटैच होता है। ये देखिए ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये वाला ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। दिस नॉन प्रोटीन पार्ट इज नोन एज कोफैक्टर। कोफैक्टर, को का मतलब होता है मिलकर काम करता है, जो मिनी एंजाइम की हेल्प करता है। सो इसको आप लोगों ने समझ लेना है, कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट। कोफैक्टर के हवाले से एमसीक्यू नोट करते हैं, आपने इसका जवाब देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग is not the function of cofactor. Which of the following is not the function of cofactor? ठीक है, जल्दी से इसकी कहाँ था एमसीक्यूज, इसकी ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। किधर गए एमसीक्यूज, ये आ गए। आज के सारे जो टॉपिक्स होंगे उनमें से हमने एमसीक्यू ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, तबीयत भी मेरी कुछ ठीक नहीं हुई है अभी तक, दुआ किया करें अल्लाह ताला जो है ना सबको जल्दी जल्दी जो है ना वो सेहत अता फरमाए। किधर गए एमसीक्यूज मेरे, लेकिन जिसकी ऑप्शन आप लोगों ने मेंशन करनी है, इट एक्ट्स एज ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। पहला फंक्शन इसका ये है, ठीक है, पहली ऑप्शन। उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू एंजाइम। उसके बाद सी ऑप्शन इसकी बनेगी, इट प्रोवाइड्स केमिकल एनर्जी फॉर रिएक्शन। और डी ऑप्शन इसकी बनेगी, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स इन अ रिएक्शन। तो अब आपने पहचानना ये है बच्चों कि इनमें से कोफैक्टर का कौन सा फंक्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कोफैक्टर। जल्दी से इसको समझें और इसका जो है ना वो आंसर कमेंट में लिख दें। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर बनेगा इसका? हाँ जी, डी सी बी डी सी। देखा ना, यहाँ आपको जो है ना फंसा लिया गया है। इससे ये अंदाजा होता है कि आप लोगों ने लेक्चर से पहले टॉपिक नहीं पढ़ा। अगर आप लोगों ने लेक्चर से पहले टॉपिक पढ़ा होता तो यकीनन इसका जवाब आप लोगों को पता होता। हाँ जी, अवैध साहब बड़ी ऊंची आवाज में बी फरमा रहे हैं। हाँ जी, और डी ऑप्शन ज्यादा आ रही हैं, बी ऑप्शन ज्यादा आ रही हैं, डी भी ज्यादा आ रही हैं, बी भी, सी भी आना शुरू हो गई हैं। रमीज साहब ने सी ऑप्शन बता दिया, कमाल साहब बी फरमा रहे हैं, मुजम्मिल ने ए। यानी ये ऐसा एमसीक्यू है जिसमें तमाम बच्चों ने हर किस्म की ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर ली है। तो याद रखें बच्चों, कोफैक्टर जो है ना ये वाला, ये हेल्पर है। इसके अंदर बच्चों प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन नहीं है का मतलब इसके अंदर अमाइनो एसिड्स नहीं है। जब इसके अंदर अमाइनो एसिड नहीं है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो ये क्या क्या कर सकता है प्रोटीन के लिए? तो याद रखें बच्चों, ये ब्रिज के तौर पर भी काम करता है। मीन जहां पे सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना है तो उसको एंजाइम के साथ अटैच होने के लिए कोफैक्टर चाहिए। सो ब्रिज के तौर पर ये काम करता है। डी ऑप्शन देखें तो मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड नहीं करता। मैकेनिकल सपोर्ट ये एंजाइम खुद अपनी जो है वो प्रोवाइड करता है, जो बल्क स्ट्रक्चर ये करता है। सो ये इसका फंक्शन नहीं है। केमिकल एनर्जी भी प्रोवाइड करता है कोफैक्टर, और ये रिएक्शन में भी सम टाइम डायरेक्टली हिस्सा ले लेता है। सो हमारा जो आंसर बना बी ऑप्शन है। तीन फंक्शन हुए कोफैक्टर के,
ब्रिज वाला फंक्शन भी ठीक है, केमिकल एनर्जी वाला भी ठीक है, और डायरेक्टली कंट्रीब्यूट इन रिएक्शन वाला भी ठीक है। तो जो फंक्शन नहीं है वो कौन सा है? वो बी ऑप्शन है। वेरी गुड अवैस, यू वर राइट, यू आर जीनियस मैन। चलें, को फैक्टर क्लियर हुआ। को फैक्टर की मिसाल हेल्पर की सी है, सो आप लिख सकते हैं ये हेल्पर है, 3 कामों में ये हेल्प करता है, 3 कामों में हेल्प करता है। अब इसकी टाइप्स हैं कुछ आपकी बुक्स के अंदर, वो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सी हैं। को फैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अच्छा जी सर, केमिकल एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है? अच्छा, डिटेल वैसे बुक्स में जो है वो लिखी कोई नहीं हुई, इसलिए हम भी नहीं जा रहे। ठीक है, अगर टाइम बचे तो एंड पे कर लेंगे, वैसे भी आज फ्राइडे है। चलें जी, हम देख रहे थे कि कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। टाइप्स 2 हैं बच्चों, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक की सबसे मशहूर जो एग्जांपल है ना बच्चों, वो एक्टिवेटर्स की है। एक्टिवेटर क्या करता है जी? एक्टिवेटर एक्टिव साइट पर आके अटैच होता है और उस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, काम करने के लिए उकसाता है। इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो आयंस हो सकते हैं, जिनका नाम मेटल आयंस है। मेटल आयंस, मेटल आयन की एग्जांपल आपकी बुक में मैग्नीशियम आयन, जिंक आयन, कॉपर आयन, ये सारे आयंस हैं। ये आयंस एक्टिवेटर का काम करते हैं। मीन जब तक वो आयन नहीं ना आता तब तक एंजाइम अपना काम नहीं करता। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। आंसर बता दिया, बी ऑप्शन था। कमाल है, मैंने प्रॉपर सर्कल भी किया, लगता है आप लोगों को बोर्ड नहीं नजर आ रहा। ऑर्गेनिक जो है ना, इनकी मजीद 2 टाइप्स होती हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, और दूसरा जो है बच्चों कोएंजाइम होता है। कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप एक ऐसा ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है जो बहुत मजबूती के साथ आके इधर बॉन्ड बना लेता है, कोवलेंटली बॉन्डेड हो जाता है, और उसको वहां से फिर अलग करना मुश्किल होता है। इसकी एग्जांपल जो है ना वो हीम है। हीम, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है ये प्रोटीन पार्ट नहीं है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इसका मतलब हीमोग्लोबिन में जब तक हीम पार्ट नहीं ना आएगा, हीमोग्लोबिन काम नहीं करेगा। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। आप लोगों को याद है जब आयरन की कमी होती है, आयरन की कमी होती है तो हम कहते हैं हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। एक्चुअली हीमोग्लोबिन इसलिए काम नहीं करती क्योंकि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है ना, तो उस प्रोटीन को ये नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए काम करने के लिए। और हीम के अंदर आयरन होता है, आयरन सेंट्रल एटम के तौर पर आपने 2-3 मरतबा पढ़ा हुआ है। आयरन, जब आयरन की कमी होती है तो हीम नहीं बनता, हीम नहीं बनता तो फिर वो हीमोग्लोबिन के लिए काम नहीं कर पाता, हीमोग्लोबिन को एक्टिवेट नहीं कर पाता। सो ये बात इंपॉर्टेंट है कि हीम नहीं जब तक आएगा तब तक हीमोग्लोबिन काम नहीं कर पाएगा। उसके अलावा इसकी एग्जांपल में और भी चीजें जो हैं वो आ जाती हैं। कोएंजाइम देखते हैं जी, कोएंजाइम के अंदर जो ये वाला नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, बगैर अमीनो एसिड वाला जो पार्ट होता है, ये लूजली बॉन्डेड होता है, और इसकी एग्जांपल आप लोगों ने NAD, FAD वगैरह जो है ना वो पढ़ी हुई है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, दीज आर द इम्पोर्टेंट कोएंजाइम्स। ये हमारे रेस्पिरेशन वगैरह का जो प्रोसेस है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके बगैर रेस्पिरेशन कंप्लीट नहीं होती। सो दीज आर द कोएंजाइम्स, दीज आर द कोएंजाइम। NAD, FAD वगैरह ये कोएंजाइम्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स हैं। अब आप लोगों को मैं बताता हूं कि जो आप लोगों के कोफैक्टर होते हैं ना, ये किस तरह से एंजाइम्स के एक्शन को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली कोफैक्टर एंजाइम के एक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। जब कोई एंजाइम काम कर रहा हो और हम चाहते हैं कि वो एंजाइम काम ना करे, तो फिर उसका कोफैक्टर वहां से हटा दिया जाता है। ऐसे कोफैक्टर को हटाने के बाद एंजाइम को एपो एंजाइम का नाम देते हैं। एपो एंजाइम, एपो एंजाइम का मतलब होता है विदाउट कोफैक्टर।
और ये वाला जो एंजाइम होता है ना बच्चों, ये इनएक्टिव होता है, ये अब काम करने के काबिल नहीं है, और ये कोफैक्टर हटाया ही इसलिए जाता है ताकि ये एंजाइम अपनी प्रोडक्ट ना बना सके। और इसके बरक्स हॉलो एंजाइम होता है, ये तब होता है जब आप वापस कोफैक्टर उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन पे ऐड कर दें। मीन देखें ये सारी पॉलीपेप्टाइड चेन है ना जिसके अंदर अमीनो एसिड्स हैं, जब आप चाहते हैं कि एंजाइम दोबारा एक्टिवेट हो जाए तो आप उस कोफैक्टर को दोबारा लगवा देते हैं, और कोफैक्टर की एडिशन के बाद एंजाइम काम करना शुरू कर देता है, वो एक्टिव हो जाता है विद कोफैक्टर। विद कोफैक्टर ये वाला जो एंजाइम होगा ये क्या होगा, एक्टिव। तो आपके सामने क्लियर कट मैंने मेंशन कर दिया कि कोफैक्टर के बगैर जो एंजाइम है वो काम नहीं कर सकता है, और कोफैक्टर के साथ एंजाइम जो है वो काम कर सकता है। इसकी एग्जांपल नोट कर लें, आप लोगों ने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा पेप्सिनोजिन। आपने कहा कि पेप्सिनोजिन इनएक्टिव होता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जब प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। पेप्सिन और पेप्सिनोजिन में क्या फर्क है, पेप्सिन इज एक्टिवेटेड एंजाइम और पेप्सिनोजिन इज इनएक्टिव एंजाइम। तो यहां से आप लोगों ने याद रख लेना है, और ये इसलिए पेप्सिनोजिन की फॉर्म में होता है पहले, ताकि पेप्सिन जो है ना खतरनाक एंजाइम है, वो स्टमक को डिस्ट्रॉय ना कर दे, जो स्ट्रक्चर है तबाह ना कर दे, बहुत खतरनाक एंजाइम है। सो पहले इसको इनएक्टिव फॉर्म में रखा होता है, जब इसकी जरूरत होती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए तब इसको एक्टिव शक्ल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, अब आप लोगों ने एक छोटा सा काम करना है क्लास के अंदर, ये आपकी एक 2 से 3 मिनट की एक्टिविटी है, जल्दी से करें। आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो एंजाइम है उनको रीड करना है, ठीक है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में, ठीक है, इसका अपना वैसे कोई वो नहीं है। सर रोल ऑफ विटामिन बता दें। हाँ, विटामिन का जो है मैं समझा आपको पता होगा, तो विटामिन के बारे में लिख लें। बुक में थोड़ी सी ना कॉम्प्लेक्स सी लाइन लिखी हुई है, विटामिन एक्ट एज, बल्कि ये एमसीक्यूज है, एमसीक्यू के तौर पे लिखें ताकि आपको ये याद हो जाए। विटामिन एक्ट एज एंजाइम्स। नंबर 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप। इस एमसीक्यू से आपको याद रहेगा कि विटामिन का रोल क्या है। अगर आपको भूल भी जाए तो आप इस एमसीक्यू को याद कर लीजिएगा। कोएंजाइम्स या फिर एपोएंजाइम। ओके, विटामिन एक्ट एज, जल्दी से इसको देख लें। तो याद रखें बच्चों, विटामिन कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करते हैं, विटामिन एक्ट करते हैं कोएंजाइम के तौर पर। मीन ऐसे हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं जिनको कैटलाइज करने वाले एंजाइम्स उस वक्त तक काम नहीं करते जब तक उनको अपना कोफैक्टर मीन विटामिन ना मिल जाए। विटामिन जब आएगा तो वो एंजाइम काम करेगा, वरना एंजाइम काम नहीं करेगा। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप लोगों को कहा जाता है यार आप लोगों को ना विटामिन की कमी हो गई है, विटामिन सी की कमी हो गई है, विटामिन, आजकल कहा जा रहा है कि कोविड-19 के केसेस के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी बढ़ाया जाए। विटामिन सी बेसिकली, विटामिन सी करता क्या है, विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी के अंदर जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको बनाने वाले रिएक्शंस के एंजाइम्स का कोएंजाइम मीन उनको हेल्प कर रहा होता है। कोएंजाइम बेसिकली एंजाइम की हेल्प के लिए है ना। सो जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स बनती हैं, उन प्रोडक्ट्स के एंजाइम्स को हेल्प करने के लिए कोएंजाइम आता है। सो जो जितने भी विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन, हम कहते हैं जी विटामिन डी, विटामिन डी जो है ना वो हड्डियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना विटामिन डी खाया करें, विटामिन डी दूध में होता है, विटामिन डी सूरज की रोशनी से भी हमारी बॉडी में बनता है। सो विटामिन डी हड्डियों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बेसिकली जिन रिएक्शंस के जरिए हड्डियां मजबूत होती हैं, हड्डियों के ऊपर मटेरियल जमा होता है, वो भी रिएक्शन होता है, उसके ऊपर भी एंजाइम काम कर रहे होते हैं। लेकिन उन एंजाइम्स के साथ उस प्रोसेस को हेल्प करने के लिए कोएंजाइम आते हैं जो कि विटामिन डी की फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब विटामिन डी जो है ये काम कर रहे होते हैं एज ए कोएंजाइम फॉर
द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। इसका मतलब ये क्लियर हो गया। इसी तरह एक और बात आपकी बुक में लिखी हुई है कि कोएंजाइम्स आर नीडेड इन मच स्मॉल अमाउंट, बहुत थोड़ी अमाउंट में जो है ना वो कोएंजाइम चाहिए होते हैं, क्योंकि वो भी बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे एंजाइम इस्तेमाल हो सकते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो उन विटामिन को हम कोएंजाइम्स के तौर पर स्टडी करते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलें जी, तो एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट कर लें, जल्दी से एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स को याद कर लें। हरी अब बच्चों, एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को याद कर लें। कोएंजाइम और कोफैक्टर एक ही बात है? नहीं, कोफैक्टर की टाइप है कोएंजाइम। कोफैक्टर दो तरह का होता है ना, प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम। तो कोएंजाइम इज द टाइप ऑफ कोफैक्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स वो याद करें, इसके साथ मैं आपके लिए एक एमसीक्यू लिखता हूं। एंजाइम्स, ये एंजाइम्स की अकरेंस के ऊपर एमसीक्यू होगा। एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन आर फाउंड इन, तो आपके पास आंसर है साइटोसोल, क्लोरोप्लास्ट, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन है आपके पास राइबोसोम। जल्दी से इसका आंसर देख लें। हाँ जी बच्चों, इसका क्या आंसर बनेगा बच्चों? एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन द रेस्पिरेशन आर फाउंड इन। जल्दी से, अब मैं अकरेंस के ऊपर आपको एक एमसीक्यू दे रहा हूं, एमसीक्यूज के हिसाब से हर चीज याद करनी है, सो इधर भी एमसीक्यू। तो आंसर क्या बच्चों? वेरी गुड, सी ऑप्शन, वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे चेंज कर दूं, रेस्पिरेशन की जगह मैं यहाँ पे लिख दूं फोटोसिंथेसिस, फोटो, अब क्या आंसर बनेगा बच्चों? जल्दी से, अब क्या आंसर बनेगा? अब मैं इसका ये सर्कल खत्म कर दूं ताकि चीटिंग ना हो। अब क्या आंसर बनेगा बच्चों? अब आपका आंसर बनेगा क्लोरोप्लास्ट। ओके, वेरी गुड। अगर मैं फोटोसिंथेसिस भी खत्म कर दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहां पर होते हैं? तो अब आपका आंसर बनेगा साइटोसोल। ओके, और अगर मैं यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस लिख दूं तो फिर आंसर बनेगा राइबोसोम। इससे साबित यह हुआ कि जो एंजाइम जिस रिएक्शन का होता है उसी रिएक्शन वाली जगह पर मौजूद भी होता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं तो उसके एंजाइम राइबोसोम के पास ही होंगे। लिपिड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं तो उनके एंजाइम स्मूथ के पास होंगे। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है तो उसके एंजाइम क्लोरोप्लास्ट के पास होंगे। तो जहां पे एंजाइम काम करता है बेसिकली उसका रिएक्शन वहीं हो रहा होता है, बल्कि उल्टा हो गया, जहां पे वो कोई रिएक्शन होता है उसके एंजाइम भी वहीं पे ही काम कर रहे होते हैं। अब हम सीधा चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैकेनिज्म समझाने की जरूरत नहीं है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद एंजाइम अलग, प्रोडक्ट अलग, ये बच्चों वाली बातें हैं। मैं आपको मेन चीज पाथवे वाला रिएक्शन समझाता हूँ जो कुछ बच्चों को नहीं आता होगा। अगर कोई रिएक्शन पाथवे में हो, और आमतौर पर बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, मेटाबॉलिज्म जो होता है बायोकेमिकल है, वो आमतौर पर पाथवेज में होते हैं। ठीक है जी, पाथवे में रिएक्शन होने वाले सबसे मशहूर ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस के 9-10 स्टेप्स आपकी बुक में लिखे हैं। पहले एक प्रोडक्ट बनती है, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली। क्रेब्स साइकिल में देखें कितनी चीजें बनती हैं, कैल्विन साइकिल में। तो आमतौर पर बायोमॉलिक्यूल्स के जो रिएक्शंस होते हैं जो बायोलॉजी में हो रहे होते हैं ना, वो स्टेप वाइज होते हैं, उनको कहते हैं हम पाथवेज। पाथवेज कहते हैं या साइकिल्स भी कहते हैं समटाइम। इनके अंदर प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बनती। सबसे पहले इनिशियल सबस्ट्रेट होता है, वो कन्वर्ट होता है नेक्स्ट सबस्ट्रेट के अंदर, वो कन्वर्ट होता है नेक्स्ट सबस्ट्रेट के अंदर, वो कन्वर्ट होता है नेक्स्ट, और फिर वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। सो ए इज द इनिशियल सबस्ट्रेट एंड ई इज द फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, अब यहां पे एक बात आपने समझनी है। अगर आप चाहते हैं ना कि ये वाला रिएक्शन ज्यादा हो, तो पता क्या होता है, जो फर्स्ट इनिशियल सबस्ट्रेट है ये अकोमुलेट ज्यादा हो जाता है, तो फिर ये
आखिरी वाले एंजाइम नंबर 4 को मैसेज भेजता है। यहाँ पे याद रखें, इधर E1 काम करेगा, इधर E2 काम करेगा, इधर E3 काम करेगा और इधर कौन काम करेगा, E4, एंजाइम नंबर 4। यानी एक पाथवे के अंदर 4 एंजाइम काम कर रहे हैं। और अगर इनिशियल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये पता क्या करेगा, ये कहेगा जनाब कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रीकर्सर दिया जाए। आपको पता है ना, प्रीकर्सर आखिरी स्टेप में रीजनरेट होता है। अगर आप किसी साइकिल की बात करें तो इस तरह से ना, जो आखिरी स्टेप होता है, इस आखिरी स्टेप के अंदर प्रीकर्सर रीजनरेट होता है। केल्विन साइकिल के अंदर भी प्रीकर्सर आखिरी स्टेप में रीजनरेट होता है। कोई भी स्टेप है, आखिरी स्टेप के अंदर प्रीकर्सर रीजनरेट होता है। प्रीकर्सर वो होता है जो ऊपर से आने वाले सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है। सबस्ट्रेट और प्रीकर्सर रिएक्ट करते हैं हमेशा, ये बात आप ध्यान से नोट कर लें, फिर ये जो है ना पूरा साइकिल चलता है। तो प्रीकर्सर हमेशा आखिरी रिएक्शन में बनता है। अगर पहला सबस्ट्रेट ज्यादा है तो वो आखिरी वाले एंजाइम को सिग्नल भेजेगा, रिक्वेस्ट करेगा भाईजान काम करो ताकि मेरा प्रीकर्सर मुझे अवेलेबल हो, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं प्रीकर्सर एक्टिवेशन। प्रीकर्सर एक्टिवेशन, ओके। प्रीकर्सर एक्टिवेशन के अलावा पाथवे के अंदर जो एंजाइम्स का दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो उस वक्त होता है जब फाइनल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए। प्रीकर्सर एक्टिवेशन कब हुई, जब इनिशियल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये एमसीक्यूज में याद रखना है कि जब इनिशियल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वो प्रीकर्सर एक्टिवेशन के तहत एंजाइम नंबर 4 को एक्टिवेट करता है, काम करवाता है, उससे बहुत ज्यादा काम करवाता है। भाईजान जल्दी जल्दी मेरा प्रीकर्सर मुझे दो ताकि मैं रिएक्शन करूं। और अगर फाइनल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, फाइनल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो ये फाइनल प्रोडक्ट एंजाइम नंबर 1 को रिक्वेस्ट करता है, ऑर्डर भेजता है, सिग्नल भेजता है कि आप काम करना छोड़ दें, अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी पहले ही बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है। इस प्रोसेस को कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन, इनहिबिट मीन रोक देना। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है ई, ये एंजाइम नंबर 1 को मैसेज भेजेगी कि अब फाइनल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, अब मजीद नहीं चाहिए, सो आप काम करना छोड़ दें, इनहिबिट हो जाएं। जब एंजाइम नंबर 1 रुक जाएगा तो बी नहीं बनेगा, 2 खुद ब खुद रुक जाएगा, पूरी चेन रुक जाएगी। फिर जब फाइनल प्रोडक्ट बहुत कम रह जाएगा तो ए बढ़ता चला जाएगा। ए फिर E4 को कहेगा भाईजान अब मैंने प्रोडक्ट बनाने शुरू करनी है, सो आप काम करना शुरू कर दें, प्रीकर्सर एक्टिवेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। सो ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अप्लाई करता हूं। आप लोगों को याद होगा साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन आपने पढ़ी थी। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के अंदर आप लोगों ने कहा था कि NADPH का जो प्रोडक्ट है ये इनहिबिट कर देता है अपने एंजाइम को जिसका नाम है NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज यानी प्रोडक्ट अपने ही एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है कि भाईजान अब आपने काम नहीं करना, मेरी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन चुकी हुई है, अब आप काम करना छोड़ दें। तो NADP रिडक्टेज जब काम करना छोड़ता है तो इस प्रोसेस को इनहिबिशन का नाम देते हैं, इनहिबिशन। सो ये जो प्रीकर्सर एक्टिवेशन और इनहिबिशन होती है ये किस पे डिपेंड करती है बच्चों, ये डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अगर तो इनिशियल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी तो फिर ये फाइनल जो प्रोडक्ट से पहले वाला एंजाइम है इसको एक्टिवेट करता रहेगा ताकि ये अकोमुलेट न हो जाए। और अगर फाइनल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए, फिर ये देखिए ऑटोमेटिक, इसको कहते हैं रेगुलेशन। इन दोनों को अगर मैं एक ही हेडिंग के अंदर बताऊं तो इसका नाम है रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स। रेगुलेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम को रेगुलेट कौन करता है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट खुद रेगुलेट कर रहे होते हैं, खुद ही सिग्नल भेज रहे होते हैं, भाईजान काम करें अब जरूरत है, भाईजान काम ना करें अब जरूरत नहीं है, भाईजान काम करें अब जरूरत है, भाईजान काम ना करें अब जरूरत नहीं है। सो जिस प्रोडक्ट की सेल में जरूरत होती है उसी के मुताबिक एक्टिवेशन और इनहिबिशन हो रही होती है। एक्टिवेशन मीन काम करने के लिए कहा जा रहा होता है और इनहिबिशन मीन
रुकने के लिए कहा जा रहा होता है। चलें जी, ये भी हो गया। अब हम चलते हैं एक्टिव साइट के पोर्शंस की तरफ। एक्टिव साइट के दो पार्ट्स होते हैं, टाइप्स नहीं है ये, इसके पार्ट्स हैं, जिनमें पहला पार्ट आप लोगों को पढ़ाया गया फर्स्ट ईयर में बाइंडिंग साइट, और दूसरा पार्ट पढ़ाया गया कैटालिटिक साइट, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। तो इसका एमसीक्यू नोट करें यहां पे, which of the following is not the function of binding site? इसमें पहला ऑप्शन है रिकॉग्निशन ऑफ सबस्ट्रेट, उसके बाद बी ऑप्शन है बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, उसके बाद सी ऑप्शन है बोथ, और डी ऑप्शन है कैटालिसिस। जल्दी से इस एमसीक्यू को सॉल्व करें बच्चों, हरी अप, इस एमसीक्यू को सॉल्व कर लें जल्दी से, इससे आपको दोनों साइड्स के फंक्शंस क्लियर हो जाएंगे। वेरी गुड बच्चों, कैटालिसिस जो है वो बाइंडिंग साइड का फंक्शन नहीं है, बाइंडिंग साइड का फंक्शन है पहचानना। भाईजान आप ही हैं? हाँ जी बिल्कुल। सबस्ट्रेट आता है जी इधर, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होना चाहता है तो पहले बाइंडिंग साइट उसका टेस्ट करती है, कि भाईजान आप ही है ना, सबस्ट्रेट पहचानती है, उसको पास करती है और फिर उसको बाइंड करती है। ये बाइंडिंग साइट को चौकीदार के तौर पे रखा हुआ होता है एक्टिव साइट ने अपने लिए। और उसके बाद कैटालिटिक साइट जो होती है वो कैटालिसिस करती है, वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। वेरी गुड, डी ऑप्शन तमाम बच्चों का आंसर ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अब हम चलते हैं आगे, हम चलते हैं जी मॉडल्स की तरफ। मॉडल्स जो है कि एंजाइम काम कैसे करता है, उसके दो मॉडल्स हैं मशहूर, एमिल फिशर मॉडल और कोशलैंड मॉडल, जिसको हम लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल का नाम भी देते हैं। सो मैं सिर्फ एक एमसीक्यू लिखूंगा, उसी एमसीक्यू की बेस पे आप लोग जो है वो दोनों मॉडल समझ जाएंगे, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू कोशलैंड मॉडल एक्टिव साइट इज, आंसर है रिजिड, आंसर है नॉट फ्लेक्सिबल, आंसर है नॉट रिजिड, और आंसर है कैन नॉट बी मोल्डेड। जल्दी से इस एमसीक्यू को सॉल्व करें। इस एमसीक्यू की बेस पे बच्चों आपको दोनों मॉडल्स क्लियर हो जाएंगे। एक्टिव साइट वाला, एक्टिव साइट की बेस पे आपको एमिल फिशर मॉडल भी क्लियर हो जाएगा और कोशलैंड मॉडल भी क्लियर हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा बच्चों? वेरी गुड, डी ऑप्शन नहीं, एक्टिव साइट इज है। ज्यादा ऑप्शंस इसमें बन रहे हैं। हाँ जी, क्या आंसर है इसका? ज्यादा नहीं बन रहे, ठीक है, सी ऑप्शन है। एक्टिव साइट इज नॉट रिजिड, एक्टिव साइट सख्त नहीं होती बल्कि एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल के साथ साथ वो सबस्ट्रेट के मुताबिक अपने आप को मोल्ड भी कर लेती है। सो अगर यहाँ पे लिखा होता है एमिल फिशर मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट रिजिड भी होती, फ्लेक्सिबल भी होती, नहीं नॉट फ्लेक्सिबल भी होती और मोल्ड नहीं हो सकती,
फिर तीनों बनती है। इसका मतलब ये ए बी और डी जो है ना, ये मिल फिशर के मुताबिक ठीक ऑप्शंस हैं, और इसके मुताबिक कॉशलैंड के मुताबिक सी ऑप्शन बनेगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट जी, एक ही है सी ऑप्शन, नॉट रिजिड। अकॉर्डिंग टू कोस्टलैंड एक्टिव साइट इज नॉट रिजिड, उसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे जब नई नई शादी होती है ना, तो दोनों को ना एक दूसरे के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होना पड़ता है। नहीं, गलत मिसाल होगी ये लगता है, गलत साइड पे ना जाना, ठीक है, वैसे समझाने के लिए दी है। जब कोई नई एडिशन होती है घर में, तो उस एडिशन के मुताबिक घर वालों को थोड़ा सा तब्दील होना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। सो एंजाइम की एक्टिव साइट को भी सबस्ट्रेट के मुताबिक थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है जी, चलें जी। अब जो है आपके सामने एक एमसीक्यू रखते हैं। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट, एक्टिव साइट। एमसीक्यू रखने से पहले थोड़ा सा ना पढ़ लेते हैं, क्योंकि ना एमसीक्यू बहुत हो गए हैं, अब जो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलें जी, फैक्टर्स को डिस्कस करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स आपकी बुक पे लिखवा देता हूं। फैक्टर में पहला फैक्टर है आपके लिए एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन। दूसरा फैक्टर है बच्चों आपके पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तीसरा फैक्टर है आपके पास टेम्परेचर, और चौथा फैक्टर है बच्चों आपके पास पीएच। एंजाइम कंसंट्रेशन में आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कंसंट्रेशन। अगर जो है ना सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हो, अगर सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हो तो आप एंजाइम बढ़ाते जाएंगे, आपका रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता जाएगा। आपकी बुक में वैल्यू लिखी हुई है, अगर आप एंजाइम को डबल करते हैं तो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन भी दुगना हो जाता है। लेकिन अगर आपने सबस्ट्रेट रख दिया कांस्टेंट, अगर सबस्ट्रेट कांस्टेंट रख दिया तो फिर एक वक्त आएगा कि एंजाइम बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। तब तक बढ़ता जाएगा बच्चों जब तक अनलिमिटेड है, या शुरू में बढ़ेगा अगर कांस्टेंट रखा हुआ है तो शुरू में बढ़ेगा, जैसे ही सबस्ट्रेट खत्म अब आप एंजाइम बढ़ाएंगे तो अब रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का भी एक छोटा सा फार्मूला लिख लें बुक पे, आसान करके बता रहा हूं आपको। रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, लेकिन शर्त यही है कि एंजाइम क्या होना चाहिए, अनलिमिटेड। एंजाइम क्या होना चाहिए, अगर आपने एंजाइम कांस्टेंट रखा, एंजाइम कांस्टेंट रखा तो एक वक्त आएगा कि सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सारे एंजाइम्स फिल हो जाएंगे, ऑक्यूपाई हो जाएंगे, हर एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट लगा हुआ होगा। सो उस कंडीशन को सैचुरेशन का नाम देंगे। अगर आपने एंजाइम कांस्टेंट रखा है तो शुरू में सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। जैसे कि ये देखें, ये अगर रेट ऑफ रिएक्शन है, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, यहां पर आके रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो कांस्टेंट हुआ ना, इसको हम नाम देते हैं सैचुरेशन, क्योंकि सारी एक्टिव साइट फिल हो चुकी हैं। फिल का मतलब क्या है, उनके ऊपर सबस्ट्रेट लगे हुए हैं। सो अब मजीद एंजाइम्स नहीं है, 10 एंजाइम है, 10 सबस्ट्रेट आते हैं प्रोडक्ट को चेंज करते हैं, फिर 10 सबस्ट्रेट आते हैं प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। मीन 10 पे ही काम रहेगा, स्पीड 10 से ऊपर नहीं जाएगी, स्पीड 10 से ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि रिएक्शन रुक जाएगा, ना 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 ना, रिएक्शन तब रुकता जब ये लाइन नीचे आ जाती। लाइन सीधी होने का मतलब ये कि रिएक्शन हो रहा है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे आप लोगों ने बाइक चलाई, आप ऐसे करते हैं ना, रेस बढ़ाते हैं, ठीक है, बढ़ रही है रेस, बढ़ रही है रेस, बढ़ रही है रेस, बढ़ रही है, 60 पे जाके आपने रेस को
कांस्टेंट कर दिया, अब आप 60 पे जा रहे हैं, बिल्कुल मोटरवे है, स्पीड जो है वो बिल्कुल आपकी 60 पे कांस्टेंट हो गई है, अब आप स्पीड नहीं बढ़ा रहे, लेकिन क्या आपकी मोटरसाइकिल रुक गई है? रुकी नहीं है, चल रही है, लेकिन स्पीड क्या है? कांस्टेंट। शुरू में स्पीड फुल ऐसे की हुई थी, अब कांस्टेंट है। इसी तरह एंजाइम की एंजाइम अगर आप लोगों ने कांस्टेंट रखा है तो शुरू में सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। मीन अगर 10 एंजाइम है तो पहला एंजाइम काम करेगा, दूसरा काम करेगा, तीसरा, चौथा, तो रेट बढ़ेगा। जब 10 के 10 एंजाइम पूरे हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर 10 सबस्ट्रेट आएंगे, प्रोडक्ट में चेंज होंगे, अगले 10 आएंगे, प्रोडक्ट में चेंज होंगे, मीन स्पीड 10 पे रहेगी अब 10 से ऊपर, क्योंकि आपने एंजाइम क्या रखा हुआ है? कांस्टेंट। पॉइंट क्लियर बच्चों? ओके, तो बच्चों मुझे आप लोग कमेंट करके बता दें, लाइन सीधी का मतलब है रेट का कांस्टेंट होना। कुछ बच्चे यहां पे समझते हैं रेट रुक गया, रुकता नहीं है, रुकता नहीं है, कांस्टेंट हो जाता है, फिक्स स्पीड से चल रहा होता है, रिएक्शन हो रहा होता है। 10-10 सबस्ट्रेट आ रहे हैं, अगर 50 हैं तो 50-50 पे जा रहे हैं, 50 सबस्ट्रेट आए 50 प्रोडक्ट बन गए, 50 आए 50। ओके, तो रुकता नहीं है, रुकता नहीं है, कांस्टेंट होने से रुकता नहीं है। सैचुरेशन का मतलब क्या? सारे एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स फिल है। रुकता कब है? जब ग्राफ नीचे आ जाता है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर के अंदर, शुरू के अंदर आपको पता है जो रेट है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, क्योंकि हीट से काइनेटिक एनर्जी मिलती है। लेकिन ये याद रखें, हर एंजाइम को काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, जो ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री है। 37 डिग्री जो है वो डिग्री है। अगर आप 37 से कम करते हैं तो क्या होगा? 37 से बढ़ाते हैं तो क्या होगा? ये अगर रेट ऑफ रिएक्शन है, ये टेम्परेचर है, बढ़ाया, यहाँ पे 37 आ गया, यहाँ पे 37 से बढ़ाएंगे, फिर ये कम होना शुरू होगा, और यहाँ पे आके इतनी ज्यादा हीट से जो वाइब्रेशंस हैं एंजाइम के, अमीनो एसिड के एटम्स की, वो तेज हो जाएंगी और एंजाइम का स्ट्रक्चर तबाह, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। मतलब वो जो फोल्डिंग थी ना, जो मैंने बॉल बताई थी आपको, वो बॉल जो थी वो बॉल तबाह हो जाएगी। बॉल के तबाह होते ही आप कहेंगे जनाब डीनेचरेशन हो गई है। 37 से कम पे भी और 37 से ज्यादा पे भी रेट ऑफ रिएक्शन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। पीएच के लिए भी ऑप्टिमम पीएच चाहिए होती है काम करने के लिए, ऑप्टिमम पीएच। हर एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच फिक्स होती है, उससे ज्यादा करेंगे तो भी एंजाइम ठीक काम नहीं करता, कम करेंगे तो भी एंजाइम ठीक काम नहीं करता। अब आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी मिसाल देता हूं बच्चों। बुखार में क्या होता है? कमजोरी क्यों फील होती है बुखार में? बुखार जब होता है ना, लोगों को 101, 102, 100, बहुत जिस्म दर्द कर रहा होता है। याद रखें जो है बच्चों, जिस्म इसलिए दर्द करता है, कमजोरी इसलिए फील होती है। 37 से ऊपर जब टेम्परेचर बढ़ता है, अगर फॉरेनहाइट में है तो 98.6 है 37 की वैल्यू, उससे बढ़ेगा ना तो एंजाइम्स क्या जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आहिस्ता होना शुरू होता है, प्रोडक्ट कम बनना शुरू हो जाते हैं बॉडी में। जब हमारी बॉडी में प्रोडक्ट्स की कमी होती है ना तो हम थक जाते हैं, हमें पूरा जिस्म दर्द होता फील होता है, और जब बुखार ठीक हो जाता है हम फिर से दोबारा सेट हो जाते हैं। वो बुखार बेसिकली क्या हो रहा होता है, वो आपके 37 डिग्री से 38 पे चला जाता है, और 38 पे जाने की वजह से एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, और जब प्रोडक्ट्स बच्चों कम बनती हैं तो फिर क्या फील होती है? थकावट भी फील होती है, जिस्म में दर्द भी होता है, और ऐसे लगता है जिस्म में कमजोरी हो गई है। सो याद रखें यहाँ पे कमजोरी क्यों होती है? एंजाइम्स प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे होते, जितनी बननी चाहिए कम बन रही होती है, इसलिए जो है ठीक है जी। ये ना समझे एंजाइम काम नहीं करते, ना 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 ना, बुखार में एंजाइम काम करते हैं। हाँ, अगर 37 के बाद 38, 39, 40, 41, 42, फिर वो जो अगर फॉरेनहाइट में चेक कर रहे हैं तो 105, 106 पे जाके डेथ क्यों हो जाती है? उस वक्त हमारे सारे एंजाइम जो होते हैं ना वो डीनेचर हो जाते हैं। 105 तक, 104 तक बंदा बच जाता है आमतौर पर,
105 से ऊपर जो है ना वो बहुत अलार्मिंग, फिर दुआएं चलती हैं बस। उस वक्त सारे एंजाइम क्या हो जाते हैं, डीनेचर, और बंदे की जब एंजाइम ही सारे डीनेचर हो गए तो क्या होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगी, बंदा क्या हो जाएगा। इसी तरह ऑप्टिमम पीएच है, पीएच अगर किसी को 2.0 चाहिए, सो 2.0 से अगर वो 2.1 पे आ जाती है तो ये स्लाइड सी चेंज है। स्लाइड सी चेंज से क्या होगा, थोड़ी थोड़ी आयोनाइजेशन में मसला आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो स्लो हो जाएगा, ब्लॉक भी हो जाएगा। लेकिन अगर 2.0 से बहुत ज्यादा चेंज आ जाए, 5.0 हो जाए, तो फिर वो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। सो डीनेचर ना सिर्फ ऑप्टिमम टेम्परेचर में डिस्टरबेंस की वजह से होता है, बल्कि डीनेचर पीएच में डिस्टरबेंस की वजह से भी हो सकता है। एक्सट्रीम चेंज इन पीएच से एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, एक्सट्रीम चेंज इन पीएच से एंजाइम बच्चों डीनेचर हो जाते हैं। ठीक है, ले जी लास्ट टॉपिक रह गया हमारा। इसमें जो एग्जांपल है ना, पूरा टेबल एमसीक्यूज में याद करना है। एफएससी में भी आप लोग पेप्सिन की 2.0 याद कर लेते थे, बाकी छोड़ दिए। अब सारा टेबल आपने एमसीक्यूज में याद करना है। ठीक है, आखिरी टॉपिक है जी हमारा इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या काम करते हैं, यह भी फैक्टर है, एंजाइम के एक्शन को रोकता है। इनहिबिटर मीन इनहिबिशन करता है, स्टॉप कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को रोक देता है। और इसकी एग्जांपल साइनाइड, एंटीबायोटिक्स वगैरह होती हैं। अब आपको एक मिसाल देते हैं, इससे पहले अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो जल्दी से कर लें। ये जो मैंने आपको बुखार वाली बात बताई है बच्चों, ये समझ आ गई कि नहीं आई, जल्दी से हरी है बच्चों। टेबल याद है सर, वेरी गुड। एक बार रिवाइज कर लें टेबल को, मैं आपको 1-2 मिनट दे रहा हूं, टेबल जल्दी से रिवाइज कर लें। और बताएं कोई क्वेश्चन है इसमें से। आज का लेक्चर 3:15 तक होगा बच्चों, ठीक है, 3:15 पे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। नाउ सर कैन यू आउ डोंट है, बेटे बुक में से देख लें। कल जो बायो का टेस्ट होगा वो सेकंड चैप्टर का होगा जी, बिल्कुल कल जो है ना वो सेकंड चैप्टर का होगा। ले बच्चों अब कुछ चीजें आपको जो है वो बता देते हैं, ठीक है, काम आएगी आपके। इनहिबिटर तो आपने पढ़े हुए, इनकी टाइप्स भी पढ़ी हुई है, सारा कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन इनका आप लोगों ने मैकेनिज्म समझा नहीं होगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से ब्लॉक करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एंटीबायोटिक इनहिबिटर है। कैसे इनहिबिटर है, एंटीबायोटिक यूज होती है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, पता ना आपको, ये बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक जो है ना वो बैक्टीरिया को किल कर देती है, या बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। बेसिकली जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं ना, तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अंदर जाके जो रिएक्शन हो रहे होते हैं, जो एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं, ये इन एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं। इन एंजाइम्स की इनहिबिशन से बैक्टीरिया या तो मर जाता है या उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। समझ आया एंटीबायोटिक इनहिबिटर कैसे है। सो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया का इनहिबिटर है, बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम काम कर रहे हैं उनका इनहिबिटर है। ठीक है, उसके अलावा आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं साइनाइड की। वो कैसे काम करता है बच्चों, साइनाइड काम करता है, ये एक जहर है, पॉइजन है, जहर है। ये काम कैसे करता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, आपको पता है ना रेस्पिरेटरी चेन होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उसमें जो फाइनल कंपोनेंट होता है ना वो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन। उससे पहले ये साइनाइड क्या करता है, उस पाथवे में वो जो कैरियर्स हैं उनको इनहिबिट कर देता है, उस रिएक्शन के लास्ट वाले स्टेप्स को इनहिबिट कर देता है। वहां पे आपने पढ़ा था ना साइटोक्रोम होता है, साइटोक्रोम 4 किस्म के होते हैं, बी, सी, ए एंड A3। इन साइटोक्रोम्स के रिएक्शंस को जाके ये इनहिबिट कर देता है, वहां पे जो एंजाइम काम कर रहे हैं ना इनहिबिट कर देता है। और जब रेस्पिरेटरी चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनहिबिट हो जाती है तो आपको पता है फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं बनती और फिर जो है ना बंदा मर जाता है। सो ये साइनाइड का मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दिया, कोई क्वेश्चन है तो आप समझ लें। उसके अलावा एक एग्जांपल आपकी यहाँ पे लिखी हुई है,
किस चीज की, रिवर्सिबल इनहिबिटर में कम्पिटेटिव इनहिबिटर की लिखी हुई है, कम्पिटेटिव इनहिबिटर की लिखी हुई है। कम्पिटेटिव इनहिबिटर में आप लोगों के सामने एग्जांपल है जो मेलोनिक एसिड है, मेलोनिक एसिड वो कम्पिटेटिव इनहिबिटर है सक्सिनिक एसिड का। सक्सिनिक एसिड भी एसिड है, मेलोनिक भी एसिड है, मेलोनिक और सक्सिनिक में थोड़ा सा फर्क है। सो एक्टिव साइट घबरा के सक्सिनिक एसिड के बजाय मेलोनिक एसिड को बाइंड कर लेती है और प्रोडक्ट फिर नहीं बनते हैं। तो वहां पे कई एमसीक्यूज जो है ना वो क्लियर होते हैं। उसके अलावा अगर एंजाइम है कोई, अगर कोई एंजाइम है, अगर कोई एंजाइम है ये एक्टिव साइट को छोड़कर उस एंजाइम की कोई और साइट पर बाइंड होता है इनहिबिटर, तो इस तरह के इनहिबिटर को नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर बोलते हैं। और ये नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर जिस साइट पर बाइंड करता है वो जो इसका नाम बुक पे लिख लो, अदर देन एक्टिव साइट बुक पे लिखा है, इसका नाम है एलोस्टेरिक साइट। जब ये पीछे से आके तंग करता है ना इनहिबिटर नॉन कम्पिटेटिव, तो एक्टिव साइट के अंदर भी चेंज आ जाती है और एक्टिव साइट के अंदर भी चेंज आने के बाद सबस्ट्रेट नहीं लग सकता और रिएक्शन नहीं होता। ठीक है जी। तो एलोस्टेरिक साइट इज द साइट अदर देन एक्टिव साइट जहां पे नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर आकर बाइंड होता है और वो इसको जब आकर बाइंड होता है तो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है, अब असली वाला जेन्युइन सबस्ट्रेट भी आकर बाइंड नहीं होता। तो ये मुश्किल सी बातें थी, बाकी बातें सारी आसान सी आप खुद जो है वो पढ़ सकते हैं। तो मैं आपका टेस्ट स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, सायानाइड का मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करता है रेस्पिरेशन में, ये नहीं भूलना। एंटीबायोटिक्स जो है ना ये बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, नहीं भूलना। सक्सिनिक एसिड का इनहिबिटर मेलोनिक एसिड है, नहीं भूलना। और नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर जिस साइट पर आकर बाइंड करता है उसका नाम एलोस्टेरिक साइट है और इसके बाइंड होने के बाद एक्टिव साइट की शक्ल ही बदल जाती है। सो असली सबस्ट्रेट भी यहाँ आकर बाइंड होने के काबिल नहीं रहता, नहीं भूलना। ठीक है, चलें जी अब आप लोग अपना टेस्ट स्टार्ट करें। फीडबैक इनहिबिशन, यस नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन हो सकती है, वेरी गुड। जिनका टेस्ट बच्चों स्टार्ट नहीं हुआ वो पेज को रिफ्रेश करें और स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करें फौरन से। चलें जी, टेस्ट आप लोगों का कंप्लीट हो चुका हुआ है। ठीक है, मैं एमसीक्यूज जल्दी से आपको बता देता हूँ कौन कौन से आए थे और इनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो पहला आप लोगों का जो एमसीक्यू था कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको जो एक्टिव साइट के लिए compete नहीं करे। तो मैंने कहा था ये जो नॉन कम्पिटेटिव होते हैं ये एक्टिव साइट के लिए नहीं करते, ये एलोस्टेरिक साइट के लिए बाइंडिंग करते हैं। सो आंसर था रिवर्सिबल नॉन कम्पिटेटिव। द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू, एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं अपनी एक्टिव साइट की शेप की वजह से, और शेप सरफेस की कॉन्फ़िगरेशन पे बनती है। जो सरफेस है ना उस सरफेस का मतलब शेप है। ठीक है, which of the following is Kochland model, active site may be molded to precise shape, molded यानी चेंज हो सकती है। सवाल नंबर 4 है which is capable of destroying cell internal structure, तो आंसर आपको पता है पेप्सिन है। नॉन डिटैचेबल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नॉन डिटैचेबल का मतलब है जो मजबूती से जुड़ा हो, जो अलग ना हो सकता हो, और वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। डिटैचेबल जो होता है ना वो एक्टिवेटर होता है और नॉन डिटैचेबल जो है ना वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। ठीक है बच्चों, अगर इसमें से कोई सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ लें और मैं आपको कुछ एमसीक्यूज बता रहा हूं जो आप लोगों ने याद करने हैं। बता तो मैंने दिए थे, ठीक है, लेकिन लिख लें आप लोग। इरिवर्सिबल की जो एग्जांपल्स हैं उनमें सियानाइड और एंटीबायोटिक्स दोनों आएंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक्स दोनों आएंगे। और रिवर्सिबल के अंदर चूंकि दो हैं, रिवर्सिबल में चूंकि दो हैं, नंबर 1 कंपीटेटिव और नंबर 2 नॉन कंपीटेटिव की एग्जांपल में बच्चों वो मेलोनिक एसिड होगा, मेलोनिक होगा जो कि किस चीज का है, मेलोनिक एसिड ऑफ
मेलोनिक एसिड इज द इनहिबिटर ऑफ सक्सेनिक एसिड, और नॉन कम्पिटेटिव में NADPH इनहिबिशन या NADP रिडक्टेस इनहिबिशन, ये नॉन कम्पिटेटिव एग्जांपल लिख लें जो मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे सियानाइड का एक्शन भी लिख लें। सियानाइड क्या करता है, साइटोक्रोम C का जो रिएक्शन है उसको इनहिबिट कर देता है, इसकी ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है, इससे आगे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने नहीं देता, जिसमें एटीपी नहीं बनते। जब एटीपी नहीं बनते रेस्पिरेटरी चेन से तो बंदा मर जाता है, ठीक है। कोएंजाइम भी डिटैचेबल होता है, यस वो भी डिटैचेबल हो सकता है, लेकिन प्रॉपर डिटैचेबल को एक्टिवेटरी होता है। सो ये एग्जांपल्स नोट कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह काम आएंगी आपके। तो यहाँ तक था हमारा एंजाइम्स का कंप्लीट लेक्चर। अब मुझे कल तक के लिए इजाजत दें। आज आपका FLP है, उसमें दी सेल दोबारा से रिवाइज करना है आपने, ठीक है, और कल हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।